हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा सिंध घाटी की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो आज हम प्राचीन इतिहास का सिंध घाटी सभ्यता के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने सभी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका जो सिंध घाटी की सभ्यता है प्राचीन इतिहास में वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा दोस्तों, पशुपालन का आरंभ कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था दोस्तों? पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर में राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आदमगढ़ में एवं बागौर में मिले हैं। ठीक है, और इसका आरंभ जो है वो मध्य पाषाण काल से हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। मध्य पाषाण कालीन मादाहा ने उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण मिले हैं। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कहाँ से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मादाहा से। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ यूपी में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि मानव के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नर्मदा क्षेत्र की खोज 1982 ईस्वी में हुई थी। नर्मदा क्षेत्र की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 1982 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पर लिखा गया है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, उससे प्राप्त हुआ है। यानी कि मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। गर्त आवास के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। जो कुत्ते का कंकाल है और मानव का कंकाल दोनों साथ में कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। जो बुर्ज होम है, यानी कि जो बुर्ज होम पूरा स्थल है, इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने करी थी। कब? 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन नामक दो पुरातत्वों ने करी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन किस काल में हुआ है? तो सबसे पहले जो खाद्यान्न होते हैं उनका उत्पादन नव पाषाण काल में हुआ है। कब हुआ है? नव पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि चालकोलिथिक युग को त्राम पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों? क्वेश्चन आएगा कि त्राम पाषाण युग को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नौदा टोली कहाँ पर है? तो नौदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाष आड़े पूरा स्थल है, जो कहाँ पर है? खारगोन जिले में है। नौदा टोली का उत्खनन, ठीक है, किसने करवाया था? एच डी सांकलिया ने करवाया था। आप याद रखिएगा कि नौदा टोली क्या है? एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो एच डी सांकलिया ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, किसने करवाया था? एच डी सांकलिया ने करवाया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगला पॉइंट है दोस्तों, नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित कहाँ से मिला है? संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जो राख के टीले हैं वो कर्नाटक में मिले हैं, और कहाँ पर, किस स्थान पर? तो स्थान का नाम है संगन कल्लू नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद रखना है। अब दोस्तों आप याद रखिएगा कि सिंध सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता, यानी कि जो सिंध घाटी सभ्यता है हमारी, उसके प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ हैं और उसके खोजकर्ता कौन कौन हैं।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट लिखा है हड़प्पा सभ्यता। क्या है हड़प्पा सभ्यता? इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। किस सर फर्स्ट है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसके जो खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। कब? 1921 में। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी। वर्ष कब? 1922 में। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा की खोज पहले 1921 में हुई थी, मोहनजोदड़ो की 1922 में हुई थी। हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम थे। कौन थे? हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे और मोहनजोदड़ो के राखाल दास बनर्जी थे। ठीक है दोस्तों, आगे है रोपड़। इसके खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त वर्मा। रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त वर्मा। सन 1953 से 1955 2 साल लगे थे। लोथल है दोस्तों, इसके खोजकर्ता हैं SR राव। कब? 1955 से 1962। यहाँ पर आप देखिएगा रोपड़ 1953 से 1955, लोथल के 1955 से 1962, यानी 55 से यहाँ से एंड हुआ और यहाँ पर 55 से शुरू हुआ और 62 तक चला। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि भारत में सबसे पहले पुरातत्व जो विभाग था उसे, तो दोस्तों अगला टॉपिक है, तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है कि भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन आएगा कि जो पुरातत्व विभाग था उसमें सबसे पहले किसको सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसको किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किस सन में? 1861 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है लॉर्ड कार्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कार्जन के समय में 1901 ईस्वी में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। क्वेश्चन किस तरह से आएगा दोस्तों? क्वेश्चन आएगा कि जो पुरातत्व विभाग था उसका सर्वप्रथम महानिदेशक कौन बने थे? तो कौन बने थे? जॉन मार्शल बने थे। किसके शासनकाल में या किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। आपको 3 पॉइंट याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, और कौन बने थे? जॉन मार्शल। और कब? 1901 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो कहाँ पर है? भोपाल में है। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर उसके आगे इंदिरा गांधी लगा के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में, भोपाल में है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो सिंधु सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? तो एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलिए बढ़ते हैं कि हड़प्पा काल की जो प्रमुख नदियाँ कौन कौन थे थी और उनके जो किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए थे। तो दोस्तों मैंने जो हड़प्पा काल की प्रमुख नदियाँ थी और उसके किनारे जो बसे नगर थे वो इस बुक में बहुत ज़्यादा दिए थे, इसीलिए मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो फर्स्ट है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जो हड़प्पा हमारा था वो किस नदी पर था? तो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे था। ठीक, कहाँ पर था? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो एवं चंद्रहोदड़ो कहाँ पर थे? तो सिंध सिंध पर। कहाँ? मोहनजोदड़ो और किए क्या दोस्तों? चंद्रहोदड़ो। मोहनजोदड़ो चंद्रहोदड़ो एक समान है दोनों, तो दोनों कहाँ पर थे? सिंध नदी के किनारे थे। ठीक है, अगला है रोपड़। रोपड़ कहाँ है दोस्तों? सतलज नदी पर। कहाँ है? जो रोपड़ नगर है वो कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, उसी के किनारे बसा हुआ है। अगला है कालीबंगा एवं राखीगढ़। दोनों है दोस्तों कालीबंगा एवं राखीगढ़ कहाँ पर हैं? घग्गर नदी के किनारे हैं। कहाँ हैं? कालीबंगा एवं राखी जो गढ़ी है वो कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे है। लोथल दोस्तों, लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो हमारा है वो कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है? जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है और
अगला है दोस्तों भगवानपुरा। भगवानपुरा किस नदी के किनारे है? तो भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे है। आप कैसे याद रखिएगा कि भगवान, ठीक है दोस्तों, भगवान से भगवानपुरा, सरस्वती, ये भी एक देवी है, ठीक है, और भगवान तो भगवान है ही। तो आप याद रखिएगा कि भगवानपुरा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हड़प्पा कालीन नदियाँ और उनके किनारे बचे नगर। अब चलिए बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों अब हमारा अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी जो हम आगे पढ़ेंगे वो ग्रामीण सभ्यता थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है पुरातात्विक हड़प्पा। अगला पॉइंट है पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। क्या है दोस्तों कि जो पुरातात्विक खुदाई है वो किसके जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अगला है हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से वो किससे परिचित नहीं थे। तो इसमें से एक दे देगा दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। अब क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ थी जिससे वे परिचित नहीं थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि कांसा से, ठीक है, तांबा से, स्वर्ण से, चांदी से तो वह परिचित थे, लेकिन वह लोहा से परिचित नहीं थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किससे परिचित नहीं थे। तो वो लोहा से परिचित नहीं थे। आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। क्या है कि जो प्रारंभिक जब हड़प्पा काल की शुरुआत हुई थी, जब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो पैरों से जो चाक चलाए जाते थे उनका प्रयोग किया जाता था। आगे है परिपक्व हड़प्पा के दौर में। अगला दोस्तों परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग करते थे। जब वह परिपक्व हो गए थे, जब काफ़ी टाइम हो गया था हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो उसके बाद में क्या हुआ था, वह हाथों से चलित चाकों का प्रयोग करते थे। आगे लिखा दोस्तों कि आगे लिखा है अगला पॉइंट है दोस्तों मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि मूर्ति पूजा की आरंभ जो है वो कब से माना जाता है। तो वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। कब से दोस्तों? पूर्व आर्य काल से माना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप करेंगे कि पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। अब क्वेश्चन आएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा की जो संस्कृति थी, उसके मोहरों एवं टेराकोटा में किसका चित्रण नहीं मिलता है। तो आप याद रखिएगा जो गाय थी उसका चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का जो चित्रण है उसमें मिलता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से मिले दोस्तों? लोथल से मिले हैं। कहाँ से? लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। आप याद रखिएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो वो घग्गर नदी के किनारे है। अभी मैंने आपको इससे पहले ही बताया है। और क्वेश्चन आएगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो आप याद रखिएगा कि कालीबंगा सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है दोस्तों? सभी जानते होंगे कि ज़्यादातर गर्मी जो हो सकती है वो राजस्थान में होती होगी।
आप इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो आप इसे याद रखिएगा कि जो राजस्थान में गर्मी जो है ना दोस्तों, जो राजस्थान है बहुत ही रेतीला क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, और जब वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी तो वहाँ के जो लोग क्या होंगे, थोड़ा काले होंगे। अब गर्मी ज़्यादा होगी, रेत ज़्यादा होगा तो लोग काले होंगे दोस्तों। तो आप इसी ट्रिक से इसको याद रखिएगा कि काली बंगा से कहाँ है वो, राजस्थान में। अगला पॉइंट दोस्तों आप याद रखिएगा कि गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। अब कहाँ पर धोलावीरा है? तो वो गुजरात में है। ठीक है, धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के अगला क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा के अगला अगला पॉइंट है दोस्तों हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति कहाँ मिली है? अगला क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। क्वेश्चन आएगा कि बनावली कहाँ पर है? तो कहाँ पर दोस्तों? बनावली हरियाणा में है। और पक्की मिट्टी की बनी हुई हल का जो चित्रण है, हल की जो प्रकृति है वो कहाँ पर मिली है? तो कहाँ से मिली है? बनावली से मिली है, जो हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। जो महान स्नानागार है, क्या दोस्तों? जो महान स्नानागार, नहाने का जो स्थान होता है वो सबसे बड़ा, सबसे महान कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है दोस्तों, सिंध घाटी सभ्यता को यहाँ पर सिंधु सभ्यता लिखा है तो उसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों सिंधु सभ्यता कास्यगिन सभ्यता थी। अब क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कास्यगिन। अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कास्यगिन सभ्यता थी? तो सिंध घाटी की सभ्यता को। अगला दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंध अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंधु सभ्यता कास्यगिन सभ्यता थी। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कास्यगिन सभ्यता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंध घाटी की सभ्यता। आगे लिखा दोस्तों यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तांबा से, चांदी से, स्वर्ण से, कांसा से परिचित थे, लेकिन ये लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, और आप याद रखिएगा ये नींबू से तो परिचित थे। किससे? ये नींबू से परिचित थे, लेकिन ये संतरे से परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों राखीगढ़ी स्थल की खोज किसने करी थी? तो राखीगढ़ी स्थल की खोज 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राखीगढ़ी अगला क्वेश्चन है दोस्तों राखीगढ़ी स्थल की खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज सूरजभान ने करी थी। कब? 1969 ईस्वी में। ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ है दोस्तों? ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आगे लिखा है मोहनजोदड़ो चंद्रजोदड़ो दोनों कहाँ है? सिंध प्रांत में है, तथा सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात में है। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था। आगे लिखा दोस्तों रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में कहाँ है? मादर नदी के पास स्थित है। कहाँ दोस्तों? मादर नदी के पास स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों रंगपुर दोस्तों कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। क्वेश्चन आएगा कि रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर जो है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किस स्थान से धान की भूसी मिले हैं?
तो कहाँ से मिले हैं दोस्तों? रंगपुर से धान की भूसी के ढेर मिले हुए हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 1954 में शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से लेकर 1954 तक शिकारीपुरा रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे? तो आप याद रखिएगा कि रंगपुर की खोज किसने करी थी? रंगपुर से। आप याद रखिएगा दोस्तों कि रंगपुर की खोज इसकी खोज रंगनाथ ने करी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखा है अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंध घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो जो सिंध घाटी के लोग थे वह। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंध घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंध घाटी के लोग जो थे वो पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। ठीक है, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? एक मोहर मिला है जिससे यह पता चलता है कि वो लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। क्या मिला दोस्तों? मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिससे यह पता चलता है कि सिंध घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। आगे लिखा है जो मोहर मिला है उसमें किसकी आकृति बनी है? योगी की एक आकृति बनी हुई है। ठीक है, उस योगी के दाईं ओर क्या दोस्तों? बाघ है। जो आकृति मिली है योगी की, उसके दाईं ओर किसकी आकृति बनी है? बाघ की और हाथी की। ठीक है, बाईं ओर गेंडा की एवं भैंसा की तथा आसन के नीचे 2 हिरण चित्रित किए गए हैं। तो आप याद रखिएगा कि बाघ मिले हैं, ठीक है, हाथी भी उसमें है, गेंडा भी है, भैंसा भी है और 2 हिरण भी हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि सिंध घाटी सभ्यता में जो मोहर मिला था उसमें निम्नलिखित में से किसकी आकृति नहीं बनी थी? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि बाघ की, हाथी की, गेंडा की, भैंसा की और 2 हिरण की आकृति बनी थी। इसमें ना शेर था, ये सब नहीं थे। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा क्या है? आभूषण है। कितने मुख है इसमें? 3 मुख हैं। आगे लिखा दोस्तों, जॉन मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। किसने? जॉन मार्शल ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है कि ये रुद्र शिव हैं। ठीक है, आगे दोस्तों वही चीज़ें लिखी हैं कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, ठीक है, किसकी खोज करी है? तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है ये? पंजाब पर, वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज करी है? मोहनजोदड़ो की खोज करी है, जो कहाँ है? लड़काना में है। कहाँ पर? पाकिस्तान के लड़काना में स्थित है। आगे आप याद रखिएगा कि वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सबसे पहले किसने किया है? तो वस्त्र के निर्माण के लिए कपास का सर्वप्रथम उत्पादन भारत ने किया है। ठीक है, भारत में सबसे पहले वस्त्र के लिए कपास का उत्पादन किया गया था। अगला पॉइंट है, सिंध घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन आएगा कि कपास के उत्पादन का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला दोस्तों? सिंध घाटी से मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो लड़काना जिले में है, जो कहाँ? वर्तमान पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। क्वेश्चन आएगा कि कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा के मृत पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। अब क्वेश्चन आएगा कि दोहरे सींग वाले देवता का अंकन किस पर है, तो मृत पट्टिका पर है, और वो कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि दोहरे सींग वाले देवता का जो अंकन है वो कहाँ से मिला है, तो वो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, इसके दूसरी ओर क्या है, एक बकरी को दिखाया गया है। दूसरी ओर इसके क्या है, दूसरी तरफ क्या है, एक बकरी है जिसे एक पुरुष ला रहा है। अब आप याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि जो मृत पट्टिका पर जो दोहरे शिव वाले देवता मिले हैं उसके दूसरी ओर क्या है, तो एक बकरी है, उसको एक व्यक्ति है, उसको क्या है कर रहा है, उसको ला रहा है। ठीक है, कहाँ पर, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आगे लिखा दोस्तों, सिंध सभ्यता में मार्ग देवी की उपासना सर्वाधिक क्या है, प्रचलित है। सिंध घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो अपने अपनी माता देवी को, ठीक है, माता को क्या किया उन्होंने, उनकी पूजा करी है। अगला पॉइंट है, सिंध सभ्यता में माता देवी की उपासना सर्वाधिक क्या है, प्रचलित है। जो सिंध घाटी सभ्यता है उसमें माता देवी, ठीक है, जो माता होती है उनकी उपासना क्या सर्वाधिक प्रचलित है, सबसे ज़्यादा उन्हें बढ़ावा दिया गया है। आगे लिखा है, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। क्वेश्चन आएगा कि सिंध, क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। क्वेश्चन आएगा कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के या किस नदी में हुआ है, तो राइट आंसर होगा नील नदी। आगे लिखा दोस्तों, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में या इस नदी की कमी में जो मिस्र है वहाँ का भूभाग रेगिस्तान रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि नील नदी का उपहार किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र को। क्यों कहते हैं, क्योंकि नील नदी के कारण ही, ठीक है, यहाँ का जो मैदान है, यहाँ का जो क्षेत्र है हरा भरा रहता है। इसकी अगर कमी हो जाएगी, अगर ये नदी नहीं होगी तो यहाँ का रेगिस्तान क्या हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा। इसीलिए नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों कि सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता कौन थे दोस्तों, तो सुमेरिया सभ्यता के लोग थे। ठीक है, सुमेरिया की यूनिफॉर्म लिपि को समानता प्राचीनतम लिपि माना जाता है। आगे लिखा दोस्तों यहाँ पर कि सिंध सभ्यता की लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि सिंध सभ्यता की जो लिपि एक ऐसी है तो भाव चित्रात्मक है। ये लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, सिंध सभ्यता की लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है। अब दोस्तों हमारा लास्ट और अगला, अब दोस्तों लास्ट और हमारा अगला क्वेश्चन यही होगा क्या दोस्तों, कि प्रमुख धातु एवं प्राप्त स्थल, जो प्रमुख धातुएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, किस स्थल से प्राप्त हुई है, हमें वही देखना है। ठीक है दोस्तों, तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो तांबा खेतड़ी, कहाँ खेतड़ी, राजस्थान में है, और कहाँ से, बलूचिस्तान से। जो तांबा है वो हमें खेतड़ी यानी राजस्थान से एवं बलूचिस्तान से प्राप्त हुए थे। ठीक है, लाजवर्त कहाँ से मिले हैं, बदख्शा से मिले हैं। बदख्शा कहाँ है दोस्तों, अफगानिस्तान में है। ठीक है, फिरोजा और टिन कहाँ से मिले हैं, तो आप याद रखिएगा जो टिन है वो ईरान से मिला है। कहाँ से मिला है, टिन ईरान से प्राप्त हुआ है। चांदी कहाँ से मिले हैं, चांदी जो है राजस्थान की जावर, कहाँ, राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से मिले हैं। आप याद रखिएगा कि जो चांदी है वो राजस्थान से मिले हैं और अजमेर से मिले हैं। शीशा कहाँ से प्राप्त हुआ है, शीशा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, शिलाजीत कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हिमालय से प्राप्त हुए हैं। गोमेद कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इतना था हमारा सिंध घाटी की सभ्यता। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।